करते हो मेरी आंखों में पाकिस्तान का नक्शा, मुसलमान हूँ मैं सच्चा, दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। अगर चुनाव को इतना टाइम ना होता तो अभी एक और मुख्यमंत्री बदलता। यशपाल आर्या जी क्यों गए? 2022 में चुनाव है, किसको जिता रहे हैं? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। तेरी यहाँ तो धामी जी की बाहर है। और आप? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। आप? पुष्कर सिंह धामी। धामी जी। भुवन कापड़ी। भुवन कापड़ी। भुवन कापड़ी। भुवन कापड़ी। क्या बात है, देखो एकदम खेमे में बढ़ गए। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं चश्मा खुली आंखों का। और मैं इस समय खटीमा के महाविद्यालय में परिसर में मौजूद हूँ। यहाँ पर कई युवा जो जोश है वो मुझे दिखाई पड़ रहा है। उनसे मैंने अभी काफ़ी बातचीत की और फिर से मेरा बात करने का मन कर रहा है कि चुनावी माहौल को लेकर वो क्या सोचते हैं, समझते हैं, उसको लेकर हम जरा बातचीत करते हैं और ये जानते हैं कि जब खटीमा विधानसभा क्षेत्र में जहाँ से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है, यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी के विकास की बगार बह रही या फिर राहुल गांधी का झंडा यहाँ पर बुलंद दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल बातचीत करेंगे। तो 2022 में चुनाव है, किसको जिता रहे हैं? पुष्कर सिंह धामी। धामी को जिता रहे हैं। काम से एकदम संतुष्ट हैं? बहुत ज्यादा। राहुल गांधी से प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम क्या, उसे अपना नहीं पता होता, वो दूसरे देश का क्या करेगा। अच्छा, अपना नहीं पता होता। अच्छा, अगर हम चलो खटीमा की कांग्रेस मशीन से सोने निकालने की बात करता है। अच्छा, आलू से सोने निकालने की बात करते हैं। अच्छा, और आप किसे जिता रहे हो? पुष्कर सिंह धामी। तेरी यहाँ तो धामी जी की बाहर है। और आप? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। आप? पुष्कर सिंह धामी। धामी जी। धामी केजरीवाल। ये लो, आम आदमी पार्टी का कोई आया, चलो बढ़िया है, ये अच्छी बात है। क्यों भैया, अच्छा सामने आइए। आम आदमी पार्टी आ रही है, कोठियाल जी जो है मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, तो लग रहा है कि हो पाएगा। नहीं, सही कह रहे हो, बदलाव जरूरी है। मुश्किल है मैम। मुश्किल है? क्यों मुश्किल क्यों है? कोई है नहीं मैम। है क्यों नहीं? कोठियाल है यार, कोठियाल तो बड़ा चेहरा, करना चेहरा। दिल्ली में इतना फ्री दे रखा है, यहाँ भी फ्री कर देंगे। तेरी बनने तो मैम फिर तो करेंगे फ्री। तो लग रहा है कि केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी कुछ कर पाएगी? ना ना ना, नहीं कर पाएगी। फिर केजरीवाल को जिता रहे हो? पसंद है? अरे भाई लोग दोनों कांग्रेस। अच्छा, और आप? भुवन कापड़ी। भुवन कापड़ी यानी कांग्रेस पार्टी, बहुत बढ़िया। और आप? भुवन कापड़ी। भुवन कापड़ी। भुवन कापड़ी। भुवन कापड़ी। भुवन कापड़ी। क्या बात है, देखो एकदम खेमे में बढ़ गए। वहाँ के सारे पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के पूरे भुवन कापड़ी। टीम गोविंद सामंत। टीम गोविंद सामंत, पूरी टीम आ गई इसमें। अच्छा, आप? गोविंद सामंत। गोविंद सामंत। हमारे कॉलेज से निकले हुए एकमात्र हमारे छात्र संघ अध्यक्ष भुवन कापड़ी जी। अच्छा, जिंदाबाद। बहुत बड़े भुवन कापड़ी जिंदाबाद। तो क्या लगता है, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर मोदी जी कह रहे हैं कि एक नया संकल्प लेंगे, विश्वास लेंगे, विकास करेंगे, तो वो विकास समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? बिल्कुल नहीं। क्यों यार, अभी पूरा इतना बड़ा विकास हो तो समझ में आए। अच्छा, वो सिर्फ घोषणाओं में ही दिख रहा है। अच्छा, बिल्कुल। कृषि कानून बिल वापस ले लिया उन्होंने? बिल्कुल लेना ही था। अच्छा, हाँ, अब तो वो लोग भी बढ़ चढ़ के किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, जो पहले कहते थे कि मोदी सही कर रहा है। अच्छा। वो लोग भी अब बढ़ चढ़ के समर्थन दे तो रहे क्या हैं। ऐसी समस्या है जो लगता है कि बीजेपी नहीं आनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अभी चुनाव का माहौल है, तो हर नेता जो आज तक सोया हुआ था वो विकास करने को निकला हुआ है। ठीक है, लेकिन जो हमने 4 साल सहा है, 4.5 साल सहा है जो हमने, वो हमने देखा हुआ है ना विकास। तो इस बार जो है जनता बदलाव चाहती है, और जहाँ तक मुझे इस बार लगता है, इस बार भुवन कापड़ी यहाँ से बढ़ चढ़ कर आ गए हैं। बिल्कुल। लास्ट टाइम की 2017 की अगर हम बात करें तो भुवन कापड़ी और पुष्कर सिंह धामी में काफ़ी तगड़ी शिकस्त थी। बहुत कुछ 2000 समथिंग वोटों से ही भुवन कापड़ी जी हारे थे। लेकिन क्योंकि अब खटीमा जो है वो हॉट सीट बन गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री अब हमारे खटीमा से हैं, तो अब थोड़ा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। तो ऐसे में भी आपको लग रहा है फुल कॉन्फिडेंट कि भुवन कापड़ी जी होने वाले हैं? जी बिल्कुल। देखिए, पद आने से कुछ नहीं होता। कि जनता यहाँ की समझ चुकी है कि हमें एक बदलाव की जरूरत है। अच्छा। यहाँ की जनता समझ चुकी है, और इस बार जनता पूर्ण बहुमत से भुवन कापड़ी जी को इस बार जिताएंगे। बहुमत से भुवन कापड़ी को लेकर आ रहे हैं, यही रीजन आपका भी है? जी बिल्कुल। अब बदलाव चाहिए खटीमा को। खटीमा के लोगों ने सबने ठान रखा है। अच्छा। इस बार भुवन कापड़ी को ले बदलाव चाहिए, तो बदलाव तो धामी जी कर रहे हैं। इतने सारे बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी उन्होंने, घोषणाएं हो रही है। पूरे पानी वो लाइट के पोल लगा दिए हैं, यहाँ पर कैंटीन बन गई है और रोजगार निकाल रहे हैं, और तमाम तरह के समूह की महिलाएं जो उनके लिए इतने बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, वो मतलब यकीन नहीं हो रहा उस घोषणाओं पर? नहीं, बिल्कुल यकीन नहीं होता बीजेपी वालों को। नहीं होगी मतलब? नहीं, यकीन ही नहीं होता। चलिए, ये युवाओं का कहना है कि धरातल पर नहीं होगा। अच्छा, हाँ जी, आप किसे जिता रहे हैं? किसे जिता रहे हैं? हम तो जाएंगे धामी जी को। धामी जी को ले जाओ। कहाँ जाएंगे? देहरादून जाएंगे? कहीं भी जाना पड़ेगा तो वहाँ जाएंगे। वहाँ जाएंगे? वोट यहाँ से नहीं दे पाएंगे? जहाँ से हमारी जहाँ जरूरत होगी, हमसे जितना हो सके उतना हम करेंगे, चाहे तना जिताना है। ये तो कह रहे कि धामी ने कुछ काम ही नहीं किया। अरे जिनकी नज़र में एक ही कॉलेज के बच्चे बताओ। देखिए, जिनकी नज़र में नहीं किया तो हम चाहे जितना भी कह लेंगे तो नहीं होगा ना उनके। तो मुख्यमंत्री अभी बने हैं, वो अभी कुछ ही महीने हुए हैं, तो बढ़िया लग रहा है कि विश्वास की एकदम कमान संभाल रहे हैं राज्य की। अरे उन्होंने कम उम्र में
मुख्यमंत्री बन गए, इससे बड़ी बात और क्या लोगे आप। तो उसका रीजन ये भी तो हो सकता है कि हमारे जो बीजेपी में चल रहा था जो मामला, तीरथ सिंह रावत बने, त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, कोई चेहरा नहीं था, जल्दबाजी में उन्होंने पुष्कर धामी को खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं होता है, जब कुछ क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो जब तीरथ सिंह रावत का नंबर आया था तब भी ये खबर आई थी कि ये डिप्टी सीएम बनेंगे, तभी मुख्यमंत्री बना देते। जब हो सकता है बीजेपी बिजी होगी, इतना काम नहीं होगा, ये भी रीजन हो सकता है। रीजन चाहे जो भी हो, तो बन तो गए। अच्छा, बन गए, टैग लग गया मुख्यमंत्री का, चाहे 2-4 महीने के लिए क्यों ना बने हो। सही बात। सही बात। हाँ, मतलब मेरी बातों में हामी भर रहे हैं। चलो यहाँ पर कई और बच्चे हैं। हाँ, किसको जिता रहे हैं, किसको लेके आ रहे हैं? मैम हाँ, अगर देखा जाए केवल हरीश रावत जी यहाँ पे मुख्यमंत्री बनने लायक है एकमात्र। अगर उनका देखा जाए, आपको अगर देखा जाए किच्छा टू रुद्रपुर अभी तक काम नहीं हुआ है, काम रोका गया 2017 के बाद। ये रोड जो हाईवे में चलते हैं किसके द्वारा पास किया गया, एक बार बता दें। गौरापार स्टेडियम किसने बनाया, ये बता दें। जितने भी जो है आंदोलनकारियों का काम किया गया, किसने किया गया राज्य आंदोलनकारियों का, ये बता दें। आज राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन लगे 10 साल हो गए, 10 साल में केवल 3100 जो कांग्रेस सरकार ने पास कराई अभी तक उतनी है, और अभी धामी जी ने 1000 बढ़ाई है। और जो कि अगर आपने गौर किया हो तो उनने जब माइक पकड़ा तो 4500 बोली थी, लेकिन जियो आया 4100 का। यानी धामी जी को यही नहीं पता है कितना पास करा रहे हैं और कितना बात है। मतलब राज्य आंदोलनकारियों का बिल्कुल बेहाल कर दिया निहाल। हरीश रावत जी ने 10% आरक्षण पास किया था 2017 के बाद, किसने रोका? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रोका। किसकी सरकार? भाजपा की सरकार। मुख्यमंत्री कह रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी, क्या चुने गए हैं? वो जनता द्वारा चुने गए हैं। 2017 में प्रत्याशी थे या फिर 2022 में प्रत्याशी होंगे? अभी तो फिर दोबारा, अभी अगर चुनाव को इतना टाइम ना होता तो अभी एक और मुख्यमंत्री बदलता। यशपाल आर्या जी मुख्यमंत्री बनने के बाद क्यों गए? मुख्यमंत्री बनने के बाद धामी जी के क्यों दोबारा वापस इधर पलटी मार गए? क्योंकि इसका एक रीजन ये भी हो सकता है ना, क्योंकि उत्तराखंड में जो है पारंपरिक वाली राजनीति चलती है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। तो अब आर्य जी को पता चल गया बीजेपी का कार्यकाल खत्म हो गया, तो वापस अपने घर वापसी करते मनोहर सरकार का मलाई खाएंगे, ये रीजन भी हो सकता है। तो किशोर उपाध्याय जी इधर से उधर क्यों जा रहे हैं? अगर आपको खबर आ गई हो तो किशोर उपाध्याय जी आज शायद हो सकता है भाजपा ज्वाइन कर लें, ऐसा क्यों कर रहे हैं? दल बदल तो चलता रहेगा ना, दल बदल चलता रहेगा, काम ही नहीं है, जीरो वर्क है। जब वर्क ही नहीं होगा तो कैसे होगा? चलो, जितना ये जोश यहाँ पर युवा दिखा रहे हैं, तो मैं इनसे ये जानना चाहूंगी कि अच्छा चलो आप लोग युवा हो, देखो आप लोग हो तो कल हमारा बेहतर होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मतलब कल बर्बाद नहीं होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। तो आप लोगों को लगता है कि उत्तराखंड के लिहाज से अगर हम देखें, क्योंकि हम पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, थोड़ा मैदानी इलाका है, थोड़ा पहाड़ी इलाका है, क्या समस्या यहाँ पर मूलभूत अगर छात्राओं की देखें, महिलाओं की देखें, बुजुर्गों की देखें, आम जनता की देखें, कुछ लगता है कि यार ये होना चाहिए, बहुत जरूरी है, कुछ ऐसा? देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। और आज आप लोगों को पता है कि देश, हमारा प्रदेश आज युवा प्रदेश है। 21 साल का हमारा उत्तराखंड हो चुका है और 21 साल में हमारे 11 मुख्यमंत्री बदले हुए हैं और आज हम 11 मुख्यमंत्री के रूप में श्री पुष्कर सिंह धामी जी को देख रहे हैं। आप भी, मैं मानता हूँ कि पीजी आपका भी कंप्लीट हो चुका होगा। आज से पहले क्या किसी ने ऐसी कोशिश करी कि हमारे खटीमा को प्रतियोगी परीक्षाओं का केंद्र बनाना चाहिए था? वो साल 20 सालों से बन सकता था वो, लेकिन अगर किसी ने इसके लिए बात करी तो श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपनी विधानसभा में करी। आप लोगों ने देखा होगा लोहिया रोड में आप लोग सभी जाते होंगे, लाइट लगती है, चौड़ीकरण रोड का हो रहा है, सौंदर्यीकरण नगर पालिका क्षेत्र का सौंदर्यीकरण माननीय विधायक जी के द्वारा कराया गया। और मैं बात करूं अगर गैस अतिथि शिक्षकों की, तो 15,000 से 25,000 उनका मानदेय उन्होंने बढ़ाया अपने इस 4 महीने के कार्यकाल में। आप समझ सकते हैं, जैसा भाई ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों का मानदेय बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, जो अपना 3500 से 4100 रुपये उन्होंने करने का काम जो किया, उसके लिए सारे राज्य आंदोलनकारी उनका आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं हमारे, और देवस्थानम बोर्ड को हटाने का काम सबसे बड़ा मुद्दा हमारे उत्तराखंड का। तो बनाया क्यों था? वो भी तो त्रिवेंद्र सरकार ने बनाया था, क्या मतलब? देवस्थानम बोर्ड को हटाने का, जो आप अभी हमारी बात चल रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में और कांग्रेस के बारे में, बात बीजेपी को लेकर चल रही है, बीजेपी को लेकर चल रही है। देवस्थानम बोर्ड को बनाने का कहीं ना कहीं जो कारण रहा होगा वो 2017 की सरकार के माननीय त्रिवेंद्र जी, हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा वो बनाया गया था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी युवा मुख्यमंत्री, हम सभी जानते हैं, उनके सारे वर्ग को एक साथ लेके माननीय मुख्यमंत्री। मैंने आपकी बात मान ली कि पुष्कर सिंह धामी ने देवस्थानम बोर्ड का जो रद्द किया, अच्छा काम किया, लेकिन आपको इससे ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी में ही अपने आप कंफ्यूजन चल रहा है? हालांकि हम कांग्रेस को लगातार बदनाम तो करते हैं कि मतभेद है, पार्टियों के नेताओं को कुछ समझ नहीं है और राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है, तो क्या बीजेपी के नेताओं में नहीं चल रही ये सब चीजें? आप सोचिए कि 2017 में बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में बनी है, एक मिनट 17 में सरकार बनी और पहले मुख्यमंत्री हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उसके बाद एक हमारे तीरथ सिंह रावत जो आए। हालांकि पुष्कर सिंह धामी का मैं सम्मान करती हूँ, हमारे पड़ोसी हैं और काम अच्छा करें, नो डाउट, लेकिन बात यहाँ पर एक चेहरे की नहीं है, बात प्रदेश में कि कौन सी पार्टी प्रतिनिधित्व
वो कर रही है, बात उसकी है ना, तो बात बीजेपी की है। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी में इतना मिसकन्फ्यूजन चल रहा है, मिसगाइडेंस चल रहा है? पहले आप देवस्थानम बोर्ड का गठन कर रहे हैं, करोड़ों की लागत से वहाँ पर SEO भी रख दिया था, वहाँ पे आपको पता है CEO भी रख दिया था वहाँ पर। और उसके बाद जब लोगों ने जो तीर्थ पुरोहित है उन्होंने जब मांग करी, लंबे समय से हालांकि मांग चल रही थी, और अब उसे रद्द कर दिया क्योंकि चुनाव है, बात तो सबकी माननी पड़ेगी। तो ये नहीं लगता कि ये सिर्फ जनता को भ्रमित किया जा रहा है? मतलब क्या मजाक चल रहा है? आपको जो करना है उसमें पैसा लगाओ। सिर्फ अगर इसकी घोषणा की होती कि हम इसको रद्द करेंगे तो हम कह सकते थे कि जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। और तो थाना भाई चुनाव है, 2022 के चुनाव को जीतने के लिए काम किया जा रहा है। देवस्थानम बोर्ड को माननीय मुख्यमंत्री जी के एक ही दिन में उसको रद्द करने के बाद उसके लिए जो तीर्थ पुरोहितों का उनके प्रति उत्साह है और भाजपा सरकार के प्रति जो उत्साह है वो आप लोग सभी स्वाभाविक है, वो तो स्वाभाविक है। अगर इंसान लंबे समय से मांग कर रहा है स्वाभाविक है वो उत्साहित होगा, है ना। चले अब आपका जवाब देंगे ना? जी मैम, जवाब दीजिए। बिल्कुल जवाब देंगे। मानदेय बढ़ाया गया अतिथि शिक्षकों का, परमानेंट शिक्षक क्यों नहीं रख रहे हैं? 5 साल में कितनी भर्ती हुई? हरीश रावत जी ने खुले मंच से कहा कि अगर ये 1500 लोगों का गिना देते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और वहीं पे राज खुल गया। इनने अभी गिना दिया था वो, गिना दिया तो सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। इस्तीफा नहीं दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि मेरे आप कह रहे हैं, यही तो बात है, आप थोड़ी परिपक्वता रखिए। मैंने बीच में नहीं बोला, आप मुझे बोलने तो दीजिए। उनने बताया, अरविंद पांडे जी ने 15,000 बताए थे। उसमें से एक यह बताइए आप परमानेंट कितने हैं और वो कितने हैं गेस्ट टीचर? और आपने परसों अखबार में आया 22,000 नौकरी केवल 6 महीने में, और अरविंद पांडे जी कह रहे हैं 5 साल में 15,000। तो किसकी बात मानी जाए, मुख्यमंत्री की 22,000 वाली या अरविंद पांडे की 15,000 वाली? और अगर इनको भर्ती करनी है तो ये परमानेंट क्यों नहीं भरते हैं? परमानेंट क्यों नहीं भरते? कब भरेंगे परमानेंट? बच्चे बहुत परेशान है यार, जी मुझे जॉब नहीं लग रही है तो सरकारी नौकरी है? देखिए आप अपना काम कर रहे हैं, बहुत बेहतर कर रहे हैं। आपके फील्ड की जब नौकरी आएगी तो आप, मैं पूरा विश्वास है कि आप उसमें आगे जाएंगे। जी, खाली विश्वास ही हो नहीं रहा कुछ यार। देखो अपने हरीश रावत जी को हरिद्वार से हरियाणा वाले यसीनानंद स्वामी जी, उनने धन सिंह रावत जी पे आरोप लगाया कि वो 15 लाख रुपए लेकर जो है कि सहकारिता विभाग में भर्ती करा रहे हैं। क्या भाजपा सरकार बताएगी कि कितने गुट भाजपा में चल रहे हैं? कितने गुट चल रहे हैं? ये तो कांग्रेस ही ज्यादा। हरक सिंह रावत जी, एक हमारे यशपाल आर्य जी अलग हो गए, और महाराज जी, वो भी नाराज है। महाराज जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, अगर आपको खबर पता चली हो तो कुछ उनकी भी इनसाइड स्टोरी चल रही है। हमारे तीरथ सिंह रावत जी, अब ये भाजपा बता दे कितने गुट है? बीजेपी में बचा ही कौन? हमारे भाजपा, देखो भाजपा एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर चलता है। अच्छा। और राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और राष्ट्र प्रथम। अच्छा, राष्ट्र प्रथम, मोदी जी की बात बोल दिया आपने, राष्ट्र प्रथम है ना। मतलब इंसान भूख से, चलो आई अप्रिशिएट कि राष्ट्र, ऑब्वियसली देखो अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें अपने राष्ट्र के लिए प्रेम होगा ही होगा। हम पाकिस्तान या अफगानिस्तान की बात तो नहीं करेंगे, स्वाभाविक है, उसे सिखाने बताने की जरूरत नहीं है ना। अगर एक मिनट पहले बात की राष्ट्र वाली बात है, मुझे लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, ठीक है। तो राष्ट्र की बात है, स्वाभाविक है। तो ये क्यों होता है कि लगातार बीजेपी के नेता समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं किसी मुसलमान का साथ दे रही हूँ तो आप पाकिस्तानी हो, आप तो देशद्रोही? व्हाट डज इट मीन? इसका कोई मतलब नहीं है। मैं इसके लिए आपको मैं इसका जवाब, एक मिनट मुकेश रुक तो, इसका मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूँ। JNU हमारा ये देखो, एक मिनट भाई, एक मिनट एक्सक्यूज मी, देखो मैंने अगर बोला कि अगर मैं किसी मुसलमान भाई के साथ खड़ी हूँ तो मुझे राष्ट्रद्रोही बोल देगा। किसने बोला मुझे पीछे से? मैम कांग्रेसी लग रहे हो। अब ये विचारधारा क्या है? एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ये क्या विचारधारा? ये गलत बात है। मतलब आप जजमेंटल क्यों जाते हैं? आप नहीं, मतलब हाँ, मैं, आप जानते हैं JNU हमारा सबसे बड़ा कैंपस है, दिल्ली के अंदर एक JNU का कैंपस है। वहाँ पर एक कहता है कि भारत माता मुर्दाबाद, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और वो एक वही आदमी आज आप देखते हैं कि कांग्रेस के अंदर वो है और कांग्रेस की वो सदस्यता। लेकिन ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो जो बर्ताव था कन्हैया कुमार का लिटिल बिट गलत हो सकता है, लेकिन अगर पूरी लेक्चर किसने सुना होगा तो उसने बोला कि हमें आज़ादी चाहिए। ये जो दुनिया भर के फालतू के सिस्टम्स है ना, सिस्टम से, भ्रष्टाचारी सिस्टम से आज़ादी चाहिए। हमने पूरे भाषण को नहीं सुना ना, हमने सिर्फ इतने। हाँ, ये गलत है, डेफिनेटली गलत है, डेफिनेटली गलत है, डेफिनेटली उतने। हाँ, ये गलत है। तो ये क्या पाकिस्तान के पक्ष में बातें नहीं? तो आप सिर्फ उन्हें बोलोगे, आप उसको देखकर सबकी विचारधारा को जज नहीं कर सकते ना। हम सबकी, अभी आपने कहा कि हम किसी अगर मुसलमान के साथ अगर राहुल गांधी जी जाते हैं तो उसको पाकिस्तानी कहा जाता है या देशद्रोही कहा जाता है। तो क्या इसमें अगर एक देशद्रोही यदि कांग्रेस पार्टी एक मिनट मुसलमानों के साथ क्यों भाई? हिंदुस्तान, ये देखो गलत बात कर दी ने। एक मिनट आप ये बोलो कि मैं हिंदुस्तानियों के साथ हूँ, मुसलमान क्यों है? अगर मैं ये बोल दूं कि मैं हिंदू के साथ हूँ, फिर सिर्फ, तो आप तो मुस्लिम तो अकेले हो गए।
ये गलत है ना? नहीं, आप हिंदू और मुस्लिम को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। एक मिनट। हाँ, ऑब्वियसली यार देखो, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ठीक है। इंशाल्लाह भारत के टुकड़े ना कभी हुए थे, ना कभी कोई कर पाएगा, ठीक है। और जिन्ना ने तो किया, जिन्ना ने तो टुकड़े करे, जिन्ना ने टुकड़े तो करे, जिन्ना ने टुकड़े करे। लेकिन जिन्ना की सोच वाले यहाँ जो है, आज आप भी देख रहे हो उनके बयान आए हैं, जिन्ना की सोच वाले कई अखंड भारत को जिन्होंने जिन्ना ने टुकड़े करे, या कोई और हैं। अच्छा, आप कौन समुदाय से हैं? मैं मुस्लिम समुदाय से हूँ। और बड़े भाई की बात सुन के मजा आ रहा है। और मैं एक स्लोगन कहना चाहता हूँ कि मुकम्मल हुई इबादत, मैं वतन ईमान रखता हूँ, वतन की शान की खातिर हथेली पे जान रखता हूँ। मेरी आंखों में पाकिस्तान का नक्शा, क्यों पढ़ते हो मेरी आंखों में पाकिस्तान का नक्शा, मुसलमान हूँ मैं सच्चा, दिल में हिंदुस्तान रखता हूँ। बहुत बढ़िया ये सोच है, और हमें इसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, हम सब हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी बनकर ही हमें एक दूसरे का साथ निभाना है अगर हमको भारत में रहना है। फिलहाल ये तमाम युवा थे यहाँ के महाविद्यालय के, इनसे मैंने बातचीत की। हालांकि कई खेमे जवाब देना है, कन्हैया वाली पे जरा जवाब दे दें हमारे जो है। चलिए भाई साहब, कन्हैया कुमार की जो बात थी अफजल वाली, उन पर जवाब देना चाह रहे, सुन लेते हैं। कन्हैया कुमार जो है, कितने समय हो गया उन्हें ये बयान दिए हुए, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों, अगर अभी तक अगर वो दोषी हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं गई, क्यों नहीं की गई, ये जानकारी दें। बताओ कहाँ गए भाई? हाँ, जवाब दो। क्या सवाल एक बार दोबारा बता दीजिए। कन्हैया कुमार जी अभी तक बाहर क्यों है? अगर उन्हें ऐसे बयान दिए और पूरा प्रूफ है, जैसा कि क्लेम करती है भाजपा, पूरा प्रूफ है, तो अभी तक कन्हैया कुमार बाहर क्यों है जेल से? देखो, कन्हैया कुमार आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि एक बार जेल जा चुके हैं, और उनको जेएनयू कैंपस के अंदर से जेल ले जा चुका है। क्लीन चिट नहीं मिली है, मुकदमा उनके ऊपर अभी भी चल रहा है। जिस दिन वो साक्ष्य के साथ दोषी पाए जाएंगे तो मैं मानता हूं कि वो सलाखों के पीछे होंगे, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनका आत्महत्या जैसा उनके ऊपर एक प्रकरण भी चल रहा है, उन्होंने कोशिश करी थी। ये लोग आप सभी लोग जानते हैं इस मुद्दे को लेके, तो मैं मानता हूं कि अगर वो क्लीन चिट में अगर आ गए तो वो पक्का जेल के अंदर जाएंगे और जेल की सलाखों के पीछे होंगे। कितना समय लगेगा ये बता दें। देखिए, वो तो भारत का न्यायालय बनाया हुआ है न्याय करने के लिए, इसमें हम या तुम तो बहस करके इसका निस्तारण नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे ही अतीक अहमद क्यों है फिर जेल के अंदर? अगर वो भी अगर ऐसे ही देश विरोधी है, तो जो ये इसमें टाड़ा लगती है उसके हिसाब, उस टाड़ा के हिसाब से तो बाहर आना ही नहीं चाहिए, जमानत होती नहीं है, तो क्यों टाड़ा नहीं लगाते हैं? देखिए भैया, हम राष्ट्र के साथ हैं, और राष्ट्र विरोधी जो बातें करते हैं उनके पक्ष में हम लोग बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अतीक अहमद जिनका संरक्षण आप ले रहे हैं, आप खुद कर सकते हैं। जी नहीं, कहने का मतलब ये है कि अगर एक के ऊपर टाड़ा लग सकता है जिसने देश विरोधी काम किया, तो दूसरे के ऊपर क्यों नहीं लगता है? कन्हैया कुमार के ऊपर टाड़ा लगा के अंदर कर दो, अगर उसने ऐसे देश विरोधी बात करी है, सीधी बात है। तो बिल्कुल, वो जब उसमें जांच के बाद अगर वो साक्ष्य पाया जाएगा, टांडा गया, उनको फांसी भी हो सकती है। बस एक चीज और, कन्हैया कुमार देशद्रोही ठीक है, लेकिन कंगना रनौत जो कहती हैं 2004 के बाद, 2014 के बाद देश आजाद हुआ ठीक है, महात्मा गांधी का नाम नहीं लेते हैं, भगत सिंह ने, आजाद सिंह, बाकी जितने भी थे, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी की बात ही नहीं करेंगे, वो ठीक है, इनके हिसाब से जो भी थे वो थे, हम नहीं बात करेंगे। राष्ट्रपिता हैं यार हमारे, राष्ट्रपिता हैं। भगत सिंह ने क्या किया, क्यों मरे वो 1947 से पहले? कंगना का सवाल इनसे पूछना लाजमी नहीं, क्योंकि कंगना को सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, वो तो उसका अपना बहन भाजपा में है, अगर जानकारी हो तो उनकी बहन कुछ बोलेंगे। उन्होंने कहा था कि 2014 के बाद हम आजाद हुए। देखिए, हम सभी लोग आजाद नहीं थे। हम एक बार तारिक भाई जवाब दे। भाई 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 यार देखो, हमें यहाँ पर आपस में लड़ना नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा भाई ने कहा कि 2014 के बाद भारत आजाद हुआ, ऐसा कंगना रनौत ने कहा। हम सभी लोग भली भांति जानते हैं कि 1947 से पहले भारत के वीर क्रांतिकारियों ने, चाहे सरदार भगत सिंह हो, जवाहरलाल नेहरू हमारे हो, राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी हो, या फिर सुभाष चंद्र बोस, अनेक लोगों ने इसलिए भारत को आजादी दिलाने में योगदान दिया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। जो आंदोलनकारी का तो अपमान हो गया ना, जो उसने बोला कि हम 14 के बाद आजाद हुए हैं, तो देखिए वो राजनीतिक खुला एजेंडा चला रही, खुला एजेंडा, राजनीतिक भाषण हो सकता है कि राजनीति की भाषा में वो कहना चाहते हैं कि हमारा देश 2014 के बाद आजाद हुआ है, लेकिन सभी लोगों को ये स्पष्ट है, और हम सभी लोग जानते हैं कि 1947 से पहले वीर क्रांतिकारियों ने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की, इस आजादी के यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे रखी है, तो उनका अपमान हम हमेशा उनके फेवर में कभी नहीं रहेंगे, जो भारत के आजादी के लिए। चलिए, अब मैं एक सवाल आखिरी पूछना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी अब उत्तराखंड में है, तो कितने लोग आम आदमी पार्टी के हैं कोई सपोर्ट में? हो कोई नहीं है, से ज्यादा नहीं है, कोई नहीं।
कोई नहीं आवाज बढ़ेगा। चलिए वो तो उस समय मिल चुके हैं। चलिए तो फिलहाल यहाँ पर समय हो चुका है। तमाम यहाँ पर मैंने युवाओं से बातचीत की, किसी का खेमा बीजेपी का है, किसी का खेमा कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का। सिर्फ एक वोटर मुझे यहाँ पर मिला है, लेकिन फिलहाल तमाम कई समस्या यहाँ पर है और युवा जो है काफी जोश में है, काफी उत्साह में है कि अब आने वाले चुनाव में अपने अपने नेता को, अपने पसंदीदा नेता को जिताएंगे, चुनाव में वोट कर आने वाला वक्त बताएगा कि इन तमाम युवाओं की जो इच्छा है वो किस तरीके से पूरी होती है। लेकिन फिलहाल तब तक के लिए आप देखते रहिए चश्मा खुली आंखों का, और अगर ये चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर कमेंट भी जरूर कीजिएगा।